गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अच्छी खबर सच्ची खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौसम की। मैदानी इलाकों में भले ही पारा चढ़ा हो, लेकिन सर्द हवाएं लोगों को सर्दी का एहसास जरूर करा रही हैं। दोपहर में सूरज की तपिश में हवाओं का सर्द रुख थोड़ा नरम जरूर होता है, लेकिन सुबह और शाम में हल्की ठंड होने लगती है। हालांकि पहाड़ों में एक बार फिर से शानदार बर्फबारी होने लगी है। मौसम का ये मिजाज जो है सैलानियों के लिए माकूल है और वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हिमाचल से बंगाल तक कैसा है मौसम का मिजाज। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ दिख रहा है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में हिमपात के कारण इन दिनों बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। शिमला में बर्फबारी की तस्वीरें हिमाचल सहित पहाड़ी इलाकों में मौसम के मौजूदा हालात की झलक पेश कर रही हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान और मॉल रोड के इलाकों में सैलानियों की खूब चहल पहल देखी जा रही है। दरअसल शनिवार से शिमला में हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ और बर्फ के हल्के फाहे माहौल को बेहद खुशनुमा बनाते दिखे। वहीं नारकंडा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी दर्ज की गई। इसके कारण हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल 2 दिनों तक यानी 18 फरवरी तक हिमाचल में मौसम सूखा रहेगा। आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राज्य में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। 19 फरवरी से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। 19 और 20 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में 8 से 9 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। चमोली के पास विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट औली में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। फरवरी में औली की वादियों में एक बार फिर से झमाझम बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके कारण यहाँ 1 से 2 इंच बर्फ जम चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार बर्फबारी जमकर होगी। इसके बाद पर्यटकों को औली में जबरदस्त बर्फ देखने को मिलेगी। बीते दिनों सुहाने मौसम के बीच पहाड़ों में भी गर्मी का असर देखने को मिला था, जिसके कारण औली में बर्फ पिघल चुकी थी और पर्यटकों को ऊंचाई वाली जगह पर जाकर बर्फ देखना पड़ रहा था। लेकिन अब माहौल बदला है, तो फरवरी में फिर से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और ठंड लौटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही माहौल उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन चक्राता में भी दिख रहा है। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में शुमार लोखंडी में मौसम के बदले मिजाज के बाद एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। इसके कारण इस इलाके की खूबसूरती और निखर गई है, तो साथ ही साथ ठंड में भी इजाफा हुआ है। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में शुमार देववन, जाड़ी कोटी, कनासर और खडम्बा समेत जौनसार, बावर की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात से माहौल बेहद शानदार दिख रहा है। बर्फ की मोटी चादर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी नजर आ रही है। खास तौर से नियंत्रण रेखा के पास सेना के जवान ऐसे हालात में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और हमलों की नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया जा सके। जोरदार हिमपात के कारण इन इलाकों में हालात बेहद कठिन हैं और ये इलाके काफी दुर्गम हैं। लेकिन सेना के जवान हमेशा हर पल सतर्कता के साथ यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में हैं। इसकी खास तस्वीरें गुड न्यूज टुडे को मिली हैं। सेना की पेट्रोलिंग उन ऊंचाइयों पे, गुरेज की ऊंचाइयों पे देखी जा सकती है, जहां सेना के जवान काफी हेवी जो हाई स्नो लेवल्स है वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपने आप को जो है ट्रेन रखने के लिए जो फायरिंग ड्रिल्स हैं वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में हो रही हैं, जहां सेना के जवान जो है टारगेट प्रैक्टिस भी करते दिख रहे हैं। तो भारतीय सेना पूरी अलर्ट पे, अगर नियंत्रण रेखा की बात करें, और साफ इनपुट्स के आने वाले दिनों में जहां इन्फिल्ट्रेशन के भी जो है अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, चाहे कश्मीर हो या जम्मू। वहीं बैट एक्शन, जो बॉर्डर एक्शन टीम का अटैक है, उसकी भी काफी संभावना है, आईईडी ब्लास्ट की भी, और उस वजह से जो सेना है लाइन ऑफ कंट्रोल पे हाईएस्ट अलर्ट पे इस समय। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। हालांकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में माहौल कुछ अलग है।
श्रीनगर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर जारी है। हालांकि इन दिनों यहाँ पहुँच रहे सैलानियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग डल झील में शिकारा में सैर का मजा ले रहे हैं, तो बहुत से लोग बर्फ के दीदार के लिए गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। ठंड तो बहुत ज्यादा है। इसके पहले 2 बार आ चुकी थी, एक बार जुलाई में आई थी और एक बार अगस्त में आई थी, लेकिन एक बार गुलमर्ग का बर्फ देखना था, इसलिए हमने फरवरी चूज कर लिया। तो ठंड तो बहुत ज्यादा है हम लोगों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, हेवनली एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। वो बोलते हैं ना कि हेवन ऑन द अर्थ, तो सच्ची में लगा कि कश्मीर हेवन है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। गुलमर्ग में अच्छा स्नोफॉल हुआ था, लेकिन हम जब गए थे तब स्नोफॉल नहीं मिला हमें जी। ठंड कैसा है? ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में इतना नहीं होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक है, सो काफ़ी ठंड है हमारे लिए। तो ठंड सर बहुत ज़्यादा, अभी हम पंजाब से आए हैं और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है हमें। वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी। अभी घूमने आए हैं, फ्रेंड सर्कल बाहर से आया हुआ, हमारे फॉरेन से आए हैं फ्रेंड, उनके साथ कश्मीर घूमने आए हैं। अच्छा एनवायरनमेंट है। उधर पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग में भी मौसम बदला है। बारिश के बाद यहाँ तापमान गिरकर 6 से 8 डिग्री तक पहुँच गया। शनिवार से दार्जिलिंग में धुंध की चादर छाई हुई है और बीच बीच में हो रही बारिश इलाके के माहौल में बदलाव की तस्वीर पेश कर रही है। हालांकि दार्जिलिंग के ऊंचाई वाले भागों में अभी हिमपात का इंतजार है। शिमला से विकास शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, चक्राता से टीना साहू और गुरेज से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब बात पहाड़ों की हो रही हो तो हिमाचल का रुख करना जरूरी हो जाता है, जहां मनाली में कंगना रनौत ने द माउंटेन स्टोरी नाम के रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। रेस्टोरेंट में न सिर्फ हिमाचली पकवानों का स्वाद मिलेगा, बल्कि हिमाचल की सभ्यता और संस्कृति की एक झलक भी आपको देखने को मिलेगी। पहाड़ों के बीच इस तरह का रेस्टोरेंट कंगना का सपना था, जो अब साकार हो चुका है। एक्टिंग और पॉलिटिक्स के बाद अब बॉलीवुड की बिंदास गर्ल कंगना रनौत अपना हाथ रेस्टोरेंट बिजनेस में आजमा रही है। मनाली की हसीन वादियों के दरमियान कंगना ने अपना रेस्टोरेंट द माउंटेन स्टोरी की शुरुआत की है। मुझे हिमाचल की सुंदरता से, हिमाचल की विविधता से और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उससे मुझे जो है ये प्रेरणा मिली है। और खासकर मैंने इतनी जगहों पे मैं गई हूँ हमेशा, चाहे हम साउथ इंडिया जाए, चाहे हम गुजरात जाएं, चाहे हम महाराष्ट्र जाएं, तो आई थिंक वहाँ के लोगों का कल्चर जो है वो सारी दुनिया में, यहाँ तक कि कश्मीरी खाना हो गया या पंजाबी खाना, लेकिन जो हिमाचल का खाना है मुझे लगता है लोगों ने इतने अच्छे से अभी पहचाना नहीं है। तो ये हमारा अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को लेकर जो है दुनिया के सामने आने का एक छोटा सा रास्ता है। चारों तरफ खूबसूरत नजारा, दिल को छू लेने वाला समा और हिमाचल की सभ्यता से रमा ये रेस्टोरेंट हिमाचली परंपरा और संस्कृति को सहेजने की एक कोशिश है, जहां न सिर्फ हिमाचली पकवान का स्वाद है, बल्कि पारंपरिक लिबास में सजा स्टाफ भी इस नए रेस्टोरेंट की शान है। यहाँ का सिड्डू, हमारा जो प्रदेश का सिड्डू है, बहुत पसंद है और हमने भी उसको इनकॉर्पोरेट किया। हमारे थुपकास बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे घर का जो खाना रहता है, मुझे मूंगी की दाल और चावल बहुत पसंद है, आलू का पराठा बहुत पसंद है। मुंबई में इतने साल रही हूँ तो वहाँ का वड़ा पाव बहुत पसंद है, कटिंग चाय बहुत, शूटिंग की बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि मेरा लोगों के साथ जुड़ने का एक छोटा सा ये तरीका है। द माउंटेन स्टोरी नाम के इस रेस्टोरेंट में वाकई पहाड़ों की कई कहानियां रची और बसी सी लगती हैं। रेस्टोरेंट का माहौल तो पहाड़ की रंगत बयां कर ही रहा है, बल्कि रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी उसकी झलक देखने को मिल रही है। पहाड़ी डिश सिड्डू से लेकर मडियाली धाम का स्वाद भी कस्टमर ले पाएंगे। इसके अलावा राई के साथ मूंग दाल, मदरा, कद्दू का खट्टा, बदाने का मीठा समेत वड़ा पाव और बर्गर जैसी डिश भी मेन्यू की शान बढ़ा रहे हैं। पहाड़ी काष्ठकुड़ी शैली में बने इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर में भी पहाड़ी झलक देखने को मिल रही है, जिसकी कई वीडियोस कंगना खुद सोशल मीडिया में शेयर कर चुकी हैं।
इंस्टाग्राम पर एक ऐसी ही तस्वीर शेयर करते हुए कंगना लिखती है, माउंटेन टॉप वो स्थान जहां जीवन स्वतंत्रता का शुद्धतम अर्थ पाता है। रेस्टोरेंट का एक और वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, बचपन का सपना साकार हुआ, हिमालय की गोद में मेरा छोटा सा कैफे। माउंटेन स्टोरी ये एक प्रेम कहानी है। हाँ जी, मेरा बचपन का सपना था कि हम जो है इस तरह से एक रेस्टोरेंट बनाएं जहाँ पे लोग आएं। आप देखिए इतनी बड़ा एरिया में ये बना है, यहाँ पे आप बैठ के, मैंने इनको कहा हुआ है कि खुली छूट दी जाए, कोई लिखना चाहे, कोई म्यूजिक बनाना चाहे, कोई पेंटिंग बनाना चाहे, कोई किसी तरह का काम अपना लैपटॉप पे करना चाहे तो उसकी खुली छूट मिले। और जैसे कि मैंने हमेशा ये प्रेरणा कर रखी है कि कोई भी चीज जो क्लासी है या उसकी क्वालिटी अच्छी है तो जरूरी है नहीं होना चाहिए कि वो आपकी एक जेब में छेद कर जाए। तो मुझे ये भी इस बात का मैंने बहुत खास ख्याल रखा है और मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए एक अच्छा ही डिसीजन। मनाली से करीब 4 किलोमीटर दूर प्रीणी में कंगना का ये सपना साकार हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में पर्यटकों के लिए ये एक नया आकर्षण बन सकता है, क्योंकि यहाँ उन्हें पहाड़ी स्वाद के साथ ही हिमाचल की संस्कृति को करीब से जानने का भी मौका मिलेगा। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर, जहां पर जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को शिक्षित किया जा रहा है। जी हां, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ यहां पर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी बंदियों को बाकायदा कराई जा रही है। और इस पहल से जेल से निकलने के बाद इस कैदियों की जिंदगी का मकसद जो है गुनाह से परे खुददारी से भरी जिंदगी जीने का होगा। कोई पहाड़ा पढ़ रहा है तो कोई अंग्रेजी की किताब। सजा के लिए बाध्य लेकिन शिक्षा का साथ न छोड़ने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल की हैं, जहां प्रशासन की ओर से बंदियों के लिए शिक्षा से जुड़े रहने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। देखिए, रामपुर जिला जेल में जो भी बंदी आते हैं उनको शासन के निर्देशानुसार जो है शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसमें जो भी बंदी जिस भी लेवल पे अपनी शिक्षा को छोड़कर आया है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो हमारे यहाँ उसकी व्यवस्था की जाती है। अभी इसमें सर्वप्रथम ये बताएंगे कि जो भी बंदी हमारे यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट करते हैं उसमें हम लोग उनका एडमिशन करवाते हैं बाहर के गवर्नमेंट स्कूल्स में। रामपुर जेल में कैदियों को कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं, जेल में 10वीं और 12वीं की भी शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था कराई जा रही है। बीएसए के यहाँ से 2 टीचर्स भी लगते हैं, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है। तो महिला जो टीचर है वो महिला बंदियों को पढ़ाने के लिए उनको व्यवस्था कर रखी है, और जो यहाँ पुरुष बंदी है उसके लिए जो पुरुष टीचर है। इससे अतिरिक्त जो भी अन्य बंदी जो है जो क्वालिफाइड है किसी वजह से जेल में आ गए हैं, उनका भी हम लोग सहयोग लेते हैं इस पठन पाठन के कार्यक्रम में। जेल में 1ली से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले कुल 95 कैदी हैं। 5वीं से लेकर 8वीं तक कुल 42 बंदी हैं। कक्षा 10वीं में 5 और 12वीं में 2 कैदी शिक्षा हासिल कर अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास में जुटे हैं। रामपुर से आमिर खान, गुड न्यूज टुडे। 36 करोड़ का भैंसा, जी हां, सुनकर हैरानी आपको हो रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। भुवनेश्वर में चल रहे मत्स्य और पशुपालन सम्मेलन 2025 में इन दिनों एक भैंसे की चर्चा हर ओर हो रही है। नाम है भीम और वजन है 1600 किलो, यानी जैसा नाम वैसा वजन। भीम को देखने के लिए मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। राजस्थान के जोधपुर से ओडिशा के भुवनेश्वर आया ये भैंसा इन दिनों आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भले ही आपको देखने में ये एक आम भैंसे की तरह लग रहा होगा, लेकिन इसका वजन इसे बेहद खास बनाता है, क्योंकि इस भैंसे का वजन है 1600 किलो। जी हाँ, 1600 किलो। जैसा वजन वैसा ही नाम, भीम। अब बात इसकी कीमत की कर लेते हैं। जाहिर है, जब नाम और वजन ऐसा हो तो कीमत तो आसमान छुएगी ही। जितनी भीम की कीमत है उतनी रकम में तो लोगों के सपने साकार ही नहीं होते, बल्कि उनको पंख भी लग जाते हैं।
ओडिशा भुवनेश्वर बरमुंडा में आज एक ऐसे भैंस आया है जिसको देखने के लिए यहाँ लोगों का भारी मात्रा में भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। जिस भैंस का प्राइस आप सुन के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। ये भैंस का प्राइस है, आप मेरे पीछे ये जो भैंस देख रहे हैं इसका प्राइस है तकरीबन 36 करोड़। और ये 36 करोड़ का भैंस आज भुवनेश्वर में हुआ होगा। ये मत्स्य और प्राणी संपद विभाग के तरफ से हो रहा हुआ ये समावेश में आया है। फरारी और रोल्स रॉयस जैसी आलीशान और लग्जरी गाड़ियों की कीमत को भी भीम ने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि भीम की कीमत है 36 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 36 करोड़ रुपए। किसी की जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा है इसकी कीमत। जी सर, आपका नाम क्या है? मैं अरविंद, जोधपुर राजस्थान से हूँ। और आपका ये जो भैंस आप पीछे आप इसको पाले हैं, इसका उम्र कितना है? जी 9 साल का है। इसका नाम क्या दिए हैं आप? इसका नाम भीम है। अच्छा, हमारे पांडव थे ना, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो थे वो भीम थे, तो इसका उस पे नाम पे हमने इसका नाम भीम रखा है। भुवनेश्वर में इन दिनों मत्स्य और पशुपालन सम्मेलन 2025 चल रहा है और इस सम्मेलन की शान भीम की वजह से 2 गुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई है। जैसे कभी देखा था? नहीं, सोशल मीडिया में देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। 36 करोड़ का कभी देखा है? सर, आप कभी 36 करोड़ का ऐसे भैंस देखे थे? नहीं, कभी नहीं देखे। कहाँ से हो? यहीं से। सर, हम लोग वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये हम सब ये जितने हैं इसके बारे में बहुत, मतलब जैसे इसके ब्रीड के बारे में बहुत सारा पढ़े हैं पर कभी देखे नहीं थे। आज पहली बार देख के मतलब अच्छा लग रहा है बहुत। कीमत और वजन जानकर अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा कि भीम का रहन सहन भी ऐसा ही होगा और खुराक के तो क्या ही कहने। क्या खाता है, कैसे इसको आप पालते हैं, क्या क्या इसका शेड्यूल क्या क्या कैसे है? ये सुबह 2 घंटे की वॉक करता है। 5 साढ़े 5 बजे करीब इसको वॉक करवाते हैं 2 घंटे के लिए। फिर ये वापस आता है तब इसको हम उसका खाना देते हैं। फिर 1 घंटे की इसको मालिश 1 लीटर से करते हैं। फिर ये रिलैक्स होके अपने बैठ जाता है। सर, कितना मतलब एक दिन में कितना पैसा का खाना खाता है, महीने में कितना पैसा का खाना खाता है? ये एक दिन में तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो ईयरली जो मंथली जो है वो लगभग 1 सवा लाख रुपए का खर्चा आ ही जाता है। जाहिर है जिसका नाम ही भीम हो उसका वजन और खुराक का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छी कदकाठी और बेहतरीन नस्ल भीम को बेशकीमती बनाती है। अपने मालिक के लिए ये आमदनी का बेहतरीन जरिया तो है ही, अपनी खूबियों से भीम पूरे देश में अपनी अलग पहचान भी बना चुका है। भुवनेश्वर से औरों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको मिलवाते हैं पंजाब के मोगा में सार्थक बदलाव ला रही अवंतिका पंजतूर से, जो जन्मी और पली बढ़ी तो न्यूजीलैंड में है, लेकिन गांव की मिट्टी से लगाव उन्हें यहां पर खींच लाया और वो अब यहां पर लड़कियों और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखा रही हैं। पंजाब के मोगा में लोगों को समझाती बताती ये अवंतिका है। अवंतिका पंजतूरी 23 साल की है, न्यूजीलैंड में पली बढ़ी है, लेकिन अब अपने वतन लौट आई हैं। ऐसे समय में जब वो वहाँ लाखों रुपए कमा रही थी, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। गांव की मिट्टी का ख्याल आया तो सब छोड़ छाड़ कर अपने पैतृक गांव फतेहगढ़ पंजतूर लौट आई और यहीं कुछ करने की ठानी। लीक से हटकर कुछ ऐसा जिससे मन को संतोष भी मिले, और यहाँ अवंतिका पिछले 2 सालों से गांव की लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखा रही हैं। बट मेरे पापा मुझे जब ग्रेजुएशन पे सरप्राइज देने के लिए आए, हम इकट्ठे बैठ के हमने ग्रेजुएशन एनुअल फंक्शन स्कूल की वीडियो देखी, तो मुझे बहुत रोना आया। मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं, क्योंकि मैं एक बाइकल्चरल किड हूँ, मैं न्यूजीलैंड की भी हूँ, इंडिया की भी हूँ, या तो मैं न्यूजीलैंड में एक लाइफ जी सकती हूँ एज ए साइंटिस्ट, या मैं इंडिया में पापा की तरह
आके बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने एजुकेशन भी पढ़ी थी और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे पापा की तरह यहाँ पे आके बच्चों को हेल्प करना है। तो ये मैंने डिसीजन लिया 2 साल पहले यहाँ पे आके, और तब मेरे पास एक ऑनलाइन जॉब भी थी। अवंतिका बताती हैं कि उनके पिता दादा सब पेशे से शिक्षक रह चुके हैं। ऐसे में अवंतिका ने भी यही रास्ता चुना, लोगों को शिक्षित करने का, और नौकरी के लिए तकनीकी शिक्षा जरूरी थी। ऐसे में अवंतिका ने अपने गांव में ही एक स्किल सेंटर बनाकर गांव के घर घर जाकर पढ़ी लिखी लड़कियों और महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर अलग अलग कंपनी में काम करने का रास्ता दिखाया। और अब तक करीब 500 से ज्यादा लड़कियां यहां से ट्रेनिंग लेकर अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर रही हैं। बच्चों को हमने, लोगों को हमने पिछले साल फ्री एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ये स्किल्स सिखाई जो उनको कंप्यूटर स्किल्स है, जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल्स का बेनिफिट अब उनमें शुरू भी हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्किल सेंटर जो शुरू किया है, वहाँ पे मोहाली और चंडीगढ़ की कंपनीज आ चुकी हैं। पहले हमारे लिए हार्ड था, मुश्किल था कि हम लोगों को बोलें कि आओ ये जुड़ो, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। बट हमने करीब 500 के करीब उनको फ्री ट्रेनिंग दी, और हमारे पास हमारे इंटरनेशनल हेल्पर्स भी थे, जैसे कि एंड्रेयस यूके से या बेल्जियम से जॉनथन। और हमने एक मिशन किया अपना, कि हमने घर जाना है, घर घर जाके नॉक करना है, औरतों को बताना कि आओ हमारे साथ जुड़ो। अवंतिका मानती हैं कि पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाना अच्छी बात है, लेकिन एक वक्त के बाद अपने वतन लौट भी आना चाहिए, ताकि यहाँ की तरक्की में भी अपने अनुभवों से योगदान दे सकें और मिट्टी का कर्ज भी अदा हो। पंजाब के मोगा से तन्मय सामंता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं क्रिकेट की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के 18वें सीजन का स्केड्यूल अब जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक अगर हम देखें तो 22 मार्च से आईपीएल 2025 की शुरुआत हो जाएगी, जिसका पहला मैच कोलकाता की ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में होगा। हालांकि आईपीएल का फाइनल मुकाबला 25 मई को कोलकाता की ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि पहला क्वालिफायर मुकाबला 20 मई को हैदराबाद के होम ग्राउंड यानी राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां पर 21 मई को एलिमिनेटर मुकाबला भी होगा। इसके बाद 23 मई को कोलकाता की ईडन गार्डन्स में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला होगा। पिछली बार की तरह अगर हम देखें तो सीजन में भी आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईपीएल 2025 सीजन में इन 10 टीमों के बीच 65 दिनों में फाइनल समेत कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। 23 मार्च यानी ओपनिंग डे के अगले ही दिन रविवार को पहला डबल हेडर देखने को मिलेगा। दोपहर में सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर जो है सीधे राजस्थान रॉयल्स से होगी, जबकि शाम को धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।